नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिनर्जी आईएएस एकेडमी की नई यूट्यूब वीडियो में। मैं आपका दोस्त राही मेहता आपके लिए एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज की एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। पिछली वीडियो में हमने हड़प्पा संस्कृति के बारे में बात की थी। आज की जो वीडियो होगी वो हमारी वैदिक काल के ऊपर रहने वाली है और इस वीडियो के अंत होने तक आप वैदिक काल के बारे में काफ़ी कुछ बातें जान चुके होंगे। यह वीडियो आपको एचपीएससी एवं यूपीएससी दोनों ही एग्ज़ाम को क्लियर करने में काफ़ी हेल्प करने वाली है, उसके सिलेबस को कवर करने में काफ़ी हेल्प करने वाली है और इसी प्रकार एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर मैं लगातार आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा। आज की हमारी वीडियो केंद्रित रहेगी वैदिक काल के ऊपर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना था कि जो हड़प्पा संस्कृति थी, वो लगभग 1900 बीसी पहले 1900 ईसा वर्ष पूर्व समाप्त हो चुकी थी। उसके समाप्त होने के बाद भारत के अंदर कई समय बाद, उसके भी कुछ समय बाद 2, 3, 400 सालों के बाद कहीं जाकर भारत के अंदर आगमन होता है आर्यंस का। आर्यंस के साथ ही भारत के अंदर शुरुआत होती है वैदिक एज की, वैदिक काल की और उसके साथ ही भारत के अंदर आयरन का इस्तेमाल होना आरंभ होता है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा इसके बारे में, वैदिक काल के बारे में। तो वैदिक काल जैसे मैंने आपको बताया आर्यंस के आगमन के साथ शुरुआत होती है इसकी। ये आर्यंस कौन थे? ये कहाँ से आए थे और किस प्रकार इनके आने से भारत के अंदर सांस्कृतिक और राजनीतिक और धार्मिक बदलाव देखने को हमको मिले? तो दोस्तों आर्यंस जो थे वो टेम्परेट इलाके में, स्टेपीज़ के इलाके में, जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स है वहाँ पर ब्लैक सी के पास रहने वाली एक ट्राइब थी, जहाँ पर उन्हें इंडो यूरोपियन या इंडो आर्यन बोला जाता था। आज की डेट में हम उनको ये नाम देते हैं, पहले तो खैर उनका ये नाम नहीं था। वहाँ पर रहने वाले कुछ लोग, ब्लैक सी के पास रहने वाले कुछ लोग जो स्टेपीज़ के ये घास के मैदानों में रहा करते थे, जो घुड़सवारी किया करते थे, जो हॉर्स राइडिंग किया करते थे, उनके इलाके में पॉपुलेशन के प्रेशर के चलते, जनसंख्या बढ़ जाने के चलते धीरे-धीरे रिसोर्सेज़ की कमी होने लगी। उन रिसोर्सेज़ की कमी से बचने के लिए वहाँ पर रहने वाले लोगों ने माइग्रेट करना स्टार्ट किया, उस इलाके को छोड़कर बाहर जाना उस इलाके से उन्होंने स्टार्ट किया। वो लोग उत्तर में, पूरब में, पश्चिम में, दक्षिण में उस इलाके से हर जगह पर वो ट्रैवल करने लगे। उनमें से ही एक ब्रांच थी जो ट्रैवल करते-करते दक्षिण की तरफ बढ़ी। दक्षिण की तरफ बढ़ी एवं अपने साथ जिस भी इलाके के अंदर ये जा रहे थे, अपनी सभ्यता, अपने तौर-तरीके, अपनी भाषाएँ, अपनी कह लीजिए आर्थिक स्थितियाँ, वो सब कुछ अपने साथ लेकर ये जा रहे थे और नए-नए इलाकों के अंदर अपनी विशेषताओं की छाप वह छोड़ते जा रहे थे। तो वही स्टेपीज़ के पास रहने वाले लोग, जो इंडो यूरोपियन भाषाएँ बोला करते थे, जो इंडो आर्यन भाषाएँ बोला करते थे, वह दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं और आज की ईरान की सीमा के आस-पास कहीं आकर वह बस जाते हैं और कई समय तक वहाँ पर वह बसे रहते हैं। उसके बाद उनमें से ही एक ब्रांच जो है वो पूरब की दिशा में बढ़ना शुरू होती है। ईरान के पूरब में जैसे कि अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान से फिर पाकिस्तान और पाकिस्तान से फिर भारत। तो ईरान में रह रही वो इंडो आर्यन ट्राइब जो है वो ईस्ट में माइग्रेट करना स्टार्ट करती है, पूरब में चलती है, पहले वो अफ़गानिस्तान के अंदर अपने अवशेष छोड़ते हैं। फिर आज के पाकिस्तान, समकालीन पाकिस्तान में हमको उनके अवशेष देखने को मिले। उसके बाद वह भारत में आते हैं और इसी प्रकार भारत की मिट्टी पर जैसे ही आर्यंस का आगमन होता है, भारत में वैदिक काल की शुरुआत हो जाती है। यह वैदिक काल जो है, यूपीएससी और एचपीएससी दोनों के ही सिलेबस के लिए हमारे लिए इसको अध्ययन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। वैदिक काल को हम आर्यंस के आगमन के साथ ही पढ़ते हैं और ये अपने साथ किस प्रकार की चीज़ें लेकर आए, कैसा समाज इन्होंने स्थापित किया, किस प्रकार का आर्थिक स्थितियाँ इनके आने के कारण पैदा हुई, ये कृषि कैसे करते थे या कृषि नहीं करते थे, उन सभी चीज़ों को हमको इस वीडियो के अंदर समझना होगा। तो वैदिक काल जो है, यहाँ पे पहली बात आर्यंस जो थे, इनकी अपनी सत्ता इनका समाज था, पैट्रिलिनियल इनकी सोसाइटी थी। यह लंबे-लंबे लोग थे, इनका कलर जो था, कम्प्लेक्शन जो था, वो थोड़ा गोरे रंग का हुआ करता था। यह घोड़े की सवारी किया करते थे, इनका जो समाज था वह हॉर्स राइडिंग प्रधान था, घोड़े इनको काफ़ी पसंद थे क्योंकि ब्लैक सी के एरिया में आस-पास वहाँ पर अच्छे क्वालिटी के घोड़े मिलते हैं, तो ये अच्छे किस्म के घुड़सवार थे। इसके साथ-साथ इन्होंने भारत की धरती के ऊपर जब वैदिक काल का आरंभ किया, तो उस वैदिक काल को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं दोस्तों।
पहला भाग जो है उसको हम ऋग्वेदिक काल बोलते हैं या फिर उसको हम अर्ली वैदिक एज बोलते हैं, अर्ली वैदिक काल उसको बोलते हैं। और दूसरा काल जो है उसको हम उत्तर वैदिक काल या लेटर वैदिक एज बोलते हैं। जो अर्ली वैदिक एज है उसके बारे में हमको जितनी भी चीजें पता लगती हैं वह चीजें हमको ऋग्वेद के माध्यम से पता लगती हैं, इसके लिए हम इस काल को ऋग्वेदिक काल भी बोलते हैं। एवं लेटर वैदिक एज या उत्तर वैदिक काल के दौरान अन्य वैदिक लिटरेचर जो थी उसको कंपाइल किया गया था। तो सबसे पहले वैदिक काल दो भागों में विभाजित है, पहला अर्ली वैदिक काल और दूसरा लेटर वैदिक काल। अर्ली वैदिक काल की समय सीमा रहेगी दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। एवं लेटर वैदिक काल की समय सीमा रहेगी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है। तो अर्ली वैदिक काल वो समय जिसमें वैदिक लिटरेचर में से सिर्फ एक लिटरेचर ऋग्वेद को लिखा गया था। और लेटर वैदिक काल के अंदर सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, उपनिषद, सूत्र, उपवेदा, महाकाव्यास, बाकी बची हुई सभी की सभी वैदिक लिटरेचर जो थी उसको लेटर वैदिक काल के अंदर लिखा गया था। तो अर्ली वैदिक काल के बारे में पता लगाने के लिए हमारे पास एकमात्र स्रोत है, वो है ऋग्वेद। और लेटर वैदिक काल के बारे में पता लगाने के लिए हमारे पास बहुत सारे अन्य अन्य कई तरीके के स्रोत हमारे पास मौजूद है। ये लिखित स्रोत है, ये हिस्ट्री का पार्ट है। और ये वो हिस्ट्री है जब हमने लिखना आरंभ किया और उस लिखाई को हम पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। इससे पहले का जो काल था वो या तो प्री हिस्ट्री था या प्रोटो हिस्ट्री था, या तो जिसके बारे में हमारे पास लिखित साक्ष्यात मौजूद ही नहीं थे, या फिर अगर मौजूद थे जैसे कि हड़प्पा संस्कृति के लिखित साक्ष्यात हमारे पास मौजूद है, परंतु हम नहीं जानते कि उनके अंदर किस प्रकार की भाषा और लिपि का प्रयोग किया गया है, क्योंकि हम उसको अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। परंतु वैदिक काल में जो भी चीजें लिखी गई वह हम पढ़ भी सकते हैं, वह हम समझ भी सकते हैं, और उसको फर्दर आगे हम और भी अलग अपने तरीके से भी उसको लिख भी सकते हैं। उसको रेशनल तरीके का, रेशनैलिटी का इस्तेमाल कर कर अलग अलग तरीके से हम इंटरप्रेट करके दोबारा भी उसकी कंपाइलेशन तैयार कर सकते हैं। खैर वो हमको जरूरत नहीं है करने की, क्योंकि इनके अंदर ही बहुत ज्ञान मौजूद है, इसी ज्ञान को अगर हम पढ़ ले तो वो भी बहुत होगा। तो दोस्तों, वैदिक काल को हम इसी प्रकार इस वीडियो में समझेंगे कि एक तरफ हम अर्ली वैदिक एज और दूसरी तरफ हम लेटर वैदिक एज के सभी बिंदुओं को लेकर अपने साथ चलेंगे। पहले मैं आपको ऋग्वैदिक समाज के बारे में, अर्ली वैदिक समाज के बारे में कुछ बुनियादी बातें बताऊंगा, फिर मैं लेटर वैदिक समाज के बारे में। इसी प्रकार ही हम इनके कृषि, इनकी आर्थिक, इनकी सामाजिक दृष्टि, हर एक चीज के बीच में कंपैरिजन करते हुए चलेंगे, ताकि इसी एक वीडियो के माध्यम से आपको पूरे के पूरे वैदिक काल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा आपका मेन टॉपिक, वैदिक काल के बारे में बुनियादी बातें। पहले मैं ऋग्वेद के बारे में बात करूंगा या अर्ली वैदिक एज के बारे में बात करूंगा, और फिर मैं लेटर वैदिक एज के बारे में बात करूंगा। तो ऋग्वेदिक काल की बुनियादी बातें इस प्रकार रहेंगी कि इस युग के बारे में जो जानकारी है वह हमें ऋग्वेद के माध्यम से मिलती है। ऋग्वेद जो है इसके अंदर 10 मंडल यानी कि इसके 10 हिस्से मौजूद हैं, और 128 संहिता में इसको विभाजित किया गया है, यानी कि 128 भजन या 128 श्लोक इसके अंदर लिखे गए हैं। जो अध्याय 2 से लेकर 8 तक का अध्याय है, 2 से लेकर 8 तक का जो मंडल है, इसे सप्त ऋषि मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि सप्त ऋषियों के द्वारा मंडल 2 से लेकर मंडल 8 तक के सभी मंडल को लिखा गया था, इसलिए इन्हें सप्तऋषि मंडल भी कहते हैं। इसके अलावा मंडल 2 से मंडल 7 के जो ऋग्वेद के मंडल हैं, ये सबसे प्रारंभिक भाग है, सबसे पुराने भाग है। सबसे पहले मंडल 2 से लेकर मंडल 7 को लिखा गया था, परंतु उसके बाद मंडल 1 और मंडल 2 जो है ऋग्वेद का, वह नवीनतम है, इन्हें सबसे बाद में लिखा गया था। 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंदर मौजूद है प्रसिद्ध पुरुष सूक्त, जो कि हमको आज की चतुर्वर्ण व्यवस्था के बारे में बताता है। इसी 10वें मंडल के अंदर मौजूद जो पुरुष सूक्त है वह बताता है कि ब्राह्मण जो है वो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए थे, क्षत्रिय जो थे वह ब्रह्मा जी की भुजाओं से पैदा हुए थे, जो वैश्य थे वो ब्रह्मा जी की झांगों से या थाई से पैदा हुए थे, एवं जो शूद्र थे वो ब्रह्मा जी के पैरों से पैदा हुए थे। यह चीज हमको ऋग्वेद का 10वां मंडल बताता है, जिसे हम पुरुष सूक्त बोलते हैं, जो चतुर्वर्ण व्यवस्था के बारे में हमको बता रहा है, जिसमें पूरी की पूरी समाज की संरचना कैसे हुई एवं पूरे विश्व की संरचना कैसे हुई, ब्रह्मा जी ने कैसे इस विश्व की संरचना की, इसके बारे में वर्णन यह करता है। और ऋग्वेद के अंदर विश्वामित्र महर्षि के द्वारा तीसरे मंडल के अंदर
गायत्री मंत्र भी लिखा गया है जो देवी सावित्री को संबोधित किया गया है। तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। 2 से लेकर 7वां मंडल सबसे पुराने हैं, पहला और 10वां मंडल जो है वो सबसे नवीनतम है। इसी के साथ-साथ जो 10वां मंडल है उसके अंदर पुरुष सूक्त लिखा गया है जो हमको 4 वर्ण का आरंभ कैसे हुआ उसके बारे में बताते हैं। ये थी ऋग्वेदिक काल की या अर्ली वैदिक काल की बुनियादी बातें। अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की जिसका समय सीमा 1000 से 600 वर्ष तक का है उसके बारे में। तो इस चरण के बारे में जानकारी जो है दोस्तों हमें सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद के बारे में से इनसे हमको जानकारी मिलती है। और भी कई सारे अन्य स्रोत हैं जैसे कि ब्राह्मण लिटरेचर है, उपनिषद है, अरण्यक है, सूत्र है, पुराण है, कई प्रकार की लिटरेचर जो है वो उत्तर वैदिक काल के अंदर कंपाइल की गई थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद ये इसके स्रोत है जिसके बारे में जिनको पढ़कर हम उत्तर वैदिक काल के बारे में पता लगाते हैं। इसके साथ-साथ इसी काल में ब्राह्मण नाम की कुछ रचनाएँ जो थी वह रची गई थी, लिटरेचर जो थी वो रची गई थी। देखिए, ब्राह्मण चतुर्वर्ण व्यवस्था में मौजूद एक दल भी है। ब्राह्मण यानी कि पुजारी। इसके साथ-साथ ब्राह्मण एक लिटरेचर भी है जो वैदिक लिटरेचर का पार्ट है। तो दोनों के बीच में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है। ब्राह्मण एक लिटरेचर भी है और ब्राह्मण चतुर्वर्ण व्यवस्था के टॉप टायर पर बैठे हुए एक दल का नाम भी है। ठीक है दोस्तों? तो ब्राह्मण लिटरेचर उत्तर वैदिक काल के अंदर कंपाइल की गई थी। यह वेदों पर विस्तृत टिप्पणियां या व्याख्याएं हैं। ब्राह्मणों को पढ़ने के बाद हमको वेदों के बारे में पूरी जानकारी मिल पाती है। ब्राह्मण लिटरेचर का मतलब है वेदों के ऊपर लिखी गई टिप्पणियां, वेदों के ऊपर की गई कमेंट्री। जिस प्रकार अगर हम कभी टीवी पर क्रिकेट का मैच देख रहे हों और अगर क्रिकेट मैच की कमेंट्री हम बंद कर दें तो हमको मैच ढंग से अच्छे से समझ में नहीं आता है। इसी प्रकार जो ब्राह्मण लिटरेचर है ये वेदों के ऊपर टिप्पणियां है, वेदों के ऊपर कमेंट्री है। जब तक हम ब्राह्मण लिटरेचर को अच्छे से नहीं पढ़ लेंगे तब तक बाकी सभी वेदों के बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो वेदों को सरल करने के लिए, वेदों को सबको समझाने के लिए ब्राह्मण लिटरेचर जो थी वह उत्तर वैदिक काल में लिखी गई थी। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल के अंदर अरण्यक नाम की किताबें भी लिखी गई। ये वन पुस्तकें हैं जो लोग वन में जाकर लिखा करते थे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा उत्तर वैदिक काल के अंदर बलिदान की प्रतीकवाद की व्याख्या बहुत ज्यादा मौजूद है। और उसके साथ साथ उत्तर वैदिक काल के अंदर ही उपनिषद को लिखा गया था। उपनिषद को या उपनिषद ऐसी लिटरेचर है जो कि वैदिक लिटरेचर में मौजूद जितनी भी कर्म कांड की चीजें हैं उनका विरोध करती है। वैदिक लिटरेचर में जो चीजें जो ब्राह्मणिकल मोनोपोली को इंक्रीज करती हैं, ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा उच्च श्रेणी में मानती हैं, या वो सब तौर तरीके जिसके तहत हम वैदिक काल के अंदर पूजा पाठ किया करते थे, अलग अलग कर्म कांड किया करते थे, हवन यज्ञ किया करते थे और सेक्रीफाइस किया करते थे, उसका विरोध करने के लिए जिस लिटरेचर को लिखा गया था उसे उपनिषद बोला गया था या इसे दार्शन बोला गया था। ये ऐसी किताबें हैं जो आत्मा, ब्रह्मा आदि के बारे में गहन अध्ययन करती हैं और मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो और हम धरती पर क्या करने आए हैं, क्यों करने आए हैं, क्या हमारा उद्देश्य है जन्म लेने का, इस प्रकार के बड़े बड़े दार्शनिक बातों के ऊपर विचार करने का काम जो है वो उपनिषद लिटरेचर करती है। इसे भी उत्तर वैदिक काल के अंदर लिखा गया था। तो ये तो इन दोनों की बुनियादी बातें थी दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं इनके भौगोलिक विस्तार के बारे में। जो जो आरंभिक वैदिक काल है, जो अर्ली वैदिक एज है, यहाँ पर जो आर्य थे वह सप्त नदियों के किनारे पर बसे हुए थे, सप्त सिंधु नदियों के किनारे पर बसे हुए थे। यानी कि आज का अगर हम भौगोलिक भारत देखें तो भारत के जो पश्चिम में हिस्से हैं, यानी कि आज का पाकिस्तान, आज का अफगानिस्तान, आज का हमारा पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र, इन सप्त सिंधु किनारे जो नदियां हैं इनके किनारे पर ही जो ऋग्वेदिक लोग थे वो वहां पर बसे हुए थे। जैसे कि सिंधु नदी के किनारे पर, वितस्ता यानी कि झेलम नदी के किनारे पर, जो सप्त सिंधु नदियां हैं इन नदियों को ऋग्वेद के अंदर पुराने नामों के साथ लिखा गया है, इनके एंशिएंट नामों के साथ इनको लिखा गया है। तो सिंधु का नाम तो सिंधु ही है, वितस्ता यानी कि झेलम नदी, अस्किनी यानी कि चिनाब नदी, पुरुषनी यानी कि रावी नदी, विपासा यानी कि ब्यास नदी, चतुर्दी यानी कि सतलुज नदी, एवं इसके साथ साथ सरस्वती नदी। तो ऋग्वेदिक काल के जो लोग थे यह सप्त सिंधु नदी के किनारे पर बसे हुए थे। आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब एवं हरियाणा के इलाके के अंदर ये रहते थे। यानी कि इन्हीं नदियों के आसपास इनका भौगोलिक विस्तार था। जबकि उत्तर वैदिक काल के अंदर जो
आर्यंस थे वह गंगा घाटी के किनारे पर, यमुना नदी के किनारे पर आकर बस गए थे। यानी कि धीरे धीरे ईस्टवर्ड माइग्रेशन हो रहा था, पूरब की तरफ ये बढ़ते जा रहे थे। ऋग्वेदिक काल के अंदर तो सिर्फ सप्त सिंधु नदी के किनारे पर और मैक्सिमम ये हरियाणा तक बसे हुए थे, जबकि बाद में उत्तर वैदिक काल के अंदर हरियाणा से भी आगे यमुना नदी को यह पार करते हैं, और यमुना नदी को पार करने के बाद गंगा नदी के किनारे के ऊपर जाकर यह अपने समाज को बसाते हैं, और उसी के किनारे के ऊपर ये बाकी सारी की सारी जो वैदिक लिटरेचर है, यानी कि सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उस सबको लिखना यह आरंभ करते हैं। तो ऋग्वेद लिखी गई थी सप्त सिंधु नदी के किनारे पर, और बाकी सभी वेद जो थे वो गंगा नदी के किनारे पर लिखे गए थे। इसके साथ साथ उत्तर वैदिक काल में, सॉरी, आरंभिक वैदिक काल में, आरंभिक वैदिक काल के अंदर सबसे ज्यादा सरस्वती नदी का नाम मेंशन किया गया है। इसके साथ साथ सिंधु नदी का नाम भी मेंशन किया गया है। सबसे अधिक उल्लेख सिंधु नदी का किया गया है, एवं सबसे पवित्र नदी जो है वो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी के बारे में जाना गया है, लिखा गया है बार बार। ठीक है। इसके अलावा हिमालय या गंगा का कोई भी उल्लेख ऋग्वेद के अंदर हमको नहीं मिलता है। सबसे पूजनीय नदी रहेगी सरस्वती नदी, और सबसे ज्यादा बार जिस नदी का नाम लिखा गया है वह सिंधु नदी। इसके साथ साथ सरस्वती घाटी को ब्रह्मावर्त कहा जाता था ऋग्वेदिक काल के अंदर, जबकि जब हम लेटर वैदिक काल के अंदर आए, उत्तर वैदिक काल के अंदर आए, एक तो हम गंगा नदी के किनारे पर बस गए, और उसके साथ साथ गंगा नदी की घाटी को अब आर्यावर्त कहा जाता था, जबकि सरस्वती नदी की घाटी को ब्रह्मावर्त कहा जाता था एवं गंगा नदी की घाटी को आर्यवर्त कहा जाता था। अब क्योंकि भौगोलिक विस्तार हो गया था, आरंभिक वैदिक काल के अंदर तो हिमालयों के बारे में भी लोगों को नहीं पता था, आर्यंस को नहीं पता था, पर उत्तर वैदिक काल के अंदर अब इन्हें अरब सागर के बारे में भी पता लग गया, बंगाल की खाड़ी के बारे में भी पता लग गया, एवं उसके साथ साथ हिमालय पर्वत चोटियों के बारे में भी, जो उत्तर वैदिक काल था उसमें रह रहे आर्यनों को इन सब चीजों के बारे में पता लग गया, जिसके चलते अप्रत्यक्ष रूप से हिमालय की चोटियों का, विंध्य पर्वतों का, अरब सागर का एवं हिंद महासागर का उल्लेख जो है वह उत्तर वैदिक काल की लिटरेचर के अंदर किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये था इनका भौगोलिक विस्तार। अब हम वैदिक काल के समाज के बारे में जानेंगे, और पहले हम अर्ली वैदिक एज के समाज के बारे में बात करेंगे, और फिर हम लेटर वैदिक एज के समाज के बारे में बात करेंगे। तो जो अर्ली वैदिक एज का समाज था दोस्तों, जो आरंभिक वैदिक एज का समाज था या ऋग वैदिक एज का जो समाज था, वह कई गैर आर्यन जन के साथ साथ जन नामक आबादी भी उसमें शामिल थी। क्या मतलब हुआ इसका, कि अर्ली वैदिक एज में, ऋग वैदिक काल के अंदर आर्यनों के साथ साथ कई सारी गैर आर्यन आबादी भी भारत के पश्चिमी हिस्से में इनके साथ ही रह रही थी, जिनको दो नामों से जाना जाता है। जिन्हें, जो नॉन आर्यन आबादी थी उन्हें या तो दास के नाम से जाना जाता है या फिर दासियों के नाम से जाना जाता है। जो आर्य थे, आर्यन जो थे वह दास जाति के प्रति तो नरम थे, पर दासियों जातियों के प्रति वह नरम नहीं थे, वह उनके दुश्मन थे। और बार बार ऋग्वेद के अंदर एक शब्द जो है वह मेंशन किया गया है, जिसका जिसका नाम है त्रास दासियु। त्रास दासियु वो राजा था जो दासियों के ऊपर विजय हासिल करता था, जो दासियों को डिफीट करता था। और ऋग्वेद के अंदर बार बार यह लिखा गया है कि दासियों को डिफीट किया जाना है, उनको हराना है और उनका विरोध करना है। तो गैर आर्यन जातियां ऋग्वेदिक काल में आर्यनों के साथ रह रही थी, दास एवं दासियों। दास के प्रति जो आर्यन थे वह नरम थे, परंतु दासियों के वह दुश्मन थे, जिसके चलते बार बार त्रास दासियों नाम का वह शब्द इस्तेमाल करके ऋग्वेद के अंदर दासियों को हराने की बात जो है वह लिखी गई है। इसके अलावा वैदिक काल जो था वो समतावादी समाज था, सोशलिस्ट समाज था। लोग इगैलिटेरियन समाज के अंदर रह रहे थे, एकता थी सबके अंदर, इक्वेलिटी थी सबके अंदर, कोई बहुत उच्च और कोई बहुत निम्न नहीं था। दासों का उपयोग या दासियों का उपयोग तो किया जाता था, घरेलू काम करवाने के लिए इनका उपयोग किया जाता था, घरेलू उद्देश्यों के लिए किया जाता था, और कृषि करवाने के लिए दासों का उपयोग जो था वह अभी ऋग्वेदिक काल के अंदर नहीं किया जाता था। सिर्फ घर के काम करवाने के लिए दास एवं दासियों जो है वो आर्यन इस्तेमाल करते थे। इसके साथ साथ चतुर्वर्धी वर्ण व्यवस्था थी, जिसमें कठोर जाति व्यवस्था का उद्गम अभी नहीं हुआ था। समाज जो था वह चतुर्वर्ण आश्रम सिस्टम के अंदर, जो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, इस सभी सिस्टम के अंदर अभी बहुत ज्यादा अंदर तक नहीं घुसे थे। समाज सरल था, समाज आसान था, एवं समाज के अंदर ऐसी व्यवस्था मौजूद थी, परंतु बहुत ही ज्यादा, कह लीजिए, हार्ड डिसिप्लिन इसका मौजूद नहीं था।
और वर्ण शब्द का जो प्रयोग ऋग्वेद के अंदर होता है वह जाति के लिए नहीं होता है, वह कास्ट के लिए नहीं होता है, सिर्फ रंग के लिए उसका उपयोग किया जाता है। जो आर्यन थे, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, वह फेयर कंप्लेक्शन के लोग थे, गोरे रंग के लोग थे, परंतु दास एवं दासियों जो थे, जो भारत में गैर आर्यन प्रजातियां थी, वह गोरे रंग के लोग नहीं थे, उनका रंग थोड़ा सा गेहुआ या फिर डार्क कंप्लेक्शन उनका हुआ करता था। और जो आर्यंस थे वह रंग को लेकर रंग भेद किया करते थे। इसलिए ऋग्वेद के अंदर वर्ण का जो मतलब है वह सिर्फ और सिर्फ रंग के संदर्भ में किया गया है। रंग यानी कि एक गोरा रंग और एक सांवला रंग। आर्यन गोरे रंग के थे और गैर आर्यन प्रजातियों को अलग करने के लिए, आर्यनों से अलग करने के लिए उनको अलग वर्ण में शामिल कर दिया गया, यानी कि उनका अलग रंग जो था वह यह दर्शाने के लिए किया गया। इसके बाद ऋग्वेदिक का समाज जो था वह पितृ सत्तात्मक समाज था, यानी कि पेट्रिलिनियल सोसाइटी थी। लोग पुत्रों की पूजा, पुत्रों को प्राप्त करने के लिए पूजा किया करते थे एवं पुत्रों के जन्म की बार बार मांग ऋग्वेद के अंदर की जाती थी। इसके अलावा घोषा, सिकता, निवाबारी और अपाला, होशा, सिकता, निवावारी और अपाला उस समय की महिला ऋषि थी और इन्होंने ऋग्वेद के अंदर कई सारी संहिताएं जो है वो लिखकर उसके अंदर ऐड भी की। यानी कि समाज के अंदर महिलाओं का सम्मान जो अच्छा था, इस अच्छे सम्मान के चलते महिलाएं जो थी, घोषा, सिकता, निवाबारी और अपाला, ऋग्वेद के अंदर कुछ संहिता जो थी वो लिख लिख भी रही थी। यानी कि महिलाओं को यह अधिकार था कि वह धार्मिक मुद्दों के ऊपर बात कर सकती हैं एवं धार्मिक लिटरेचर को वह लिख भी सकती हैं। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा बाल विवाह और सती प्रथा जो थी वह ऋग्वेदिक काल में अनुपस्थित थी और नियोग नाम की एक शादी भी प्रचलित थी। नियोग शादी जो थी, अगर कोई महिला विधवा हो जाए और विधवा होने से पहले उसका कोई भी पुत्र या कोई भी संतान उसकी पैदा नहीं हुई है, तो उस महिला को उसके परिवार में ही उसके देवर के साथ उसका विवाह करवा दिया जाता था ताकि पुत्र या किसी भी संतान की प्राप्ति हो सके। इस प्रकार की शादी को नियोग शादी कहा जाता था एवं ऋग्वेदिक काल के अंदर नियोग जो विवाह था वह काफी प्रचलन के अंदर था। इसके साथ साथ जुआ खेला जाता था और जुए के लिए रथ दौड़ प्रसिद्ध थी, ये भी ऋग्वेदिक काल में था। इसके अलावा सोम और सुरा दो प्रकार की पेय पदार्थ जो थे वह ऋग्वेद काल के अंदर काफी ज्यादा इनका अनुमोदन किया जाता था, इनको इस्तेमाल किया जाता था। और बलिदानों के समय, यज्ञ के दौरान जब बलिदान दिया जाना है तब उस समय इन दोनों पेय पदार्थों को यह इस्तेमाल करते थे। ठीक है। इसके अलावा धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था और बेटी को दोहित्री कहा जाता था। धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था, बेटी को दोहित्री कहा जाता था, जिसका अर्थ है गाय का दूध निकालने वाली। है दोस्तों। यह तो बात थी सारी की सारी ऋग्वेदिक समाज की। अब हम बात करते हैं लेटर वैदिक समाज के बारे में। ठीक है। लेटर वैदिक समाज के अंदर चतुर्वर्ण व्यवस्था जो थी अब बहुत ही ज्यादा हार्ड हो गई थी। धीरे धीरे समाज जो था उसके अंदर वर्ण व्यवस्था ने अपने पांव पसार लिए थे, अपनी जड़ें जो थी वह लंबी कर ली थी। इसके साथ साथ जो अस्पृश्यता थी, यानी कि अनटचेबिलिटी थी, यह भी लेटर वैदिक काल के अंदर आरंभ होती है एवं महिलाओं की स्थिति के अंदर लगातार गिरावट आती है और महिलाओं को अब औपचारिक शिक्षा देने का जो प्रचलन था वह बंद कर दिया जाता है और महिलाओं की शिक्षा के ऊपर अब ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके साथ साथ लेटर वैदिक एज के अंदर गोत्र, गोत्र जो आज भी हम इस्तेमाल करते हैं वह स्थान था जहां एक जन के लोग अपने मवेशियों को एक साथ रखा करते थे। एक जगह पर उन मवेशियों को पानी पिलाने के लिए या नहलाने के लिए लेकर जाया करते थे। परंतु बाद में गोत्र को पहचान के रूप में विकास किया गया इसका। पहले गोत्र थी कि जहां पर एक जन के लोग अपने मवेशी जहां पर रखते हैं उनको एक गोत्र का बोला जाता था। बाद में लेटर वैदिक एज में गोत्र ही आपकी पहचान बन गई, आपको आपकी गोत्र से जाना जाने लगा, जैसे कि आज भी हम गोत्र का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ जो लेटर वैदिक एज थी उसमें कुछ अछूतों का नाम भी मेंशन है, जैसे कि निषाद, चांडाल एवं शबर। यह लेटर वैदिक काल के अंदर लिखी गई लिटरेचर में अछूतों का नाम, इनको अछूत बोला गया है। इसके साथ साथ मेहमानों को गोघना बोला जाता था लेटर वैदिक एज में। गोघना का मतलब होता है गाय का हत्यारा, क्योंकि जब मेहमान आपके घर में आया करते थे तब आप उनका मान सम्मान करने के लिए गाय की हत्या या गाय को सेक्रीफाइस किया करते थे और फिर अपने मेहमान को सम्मानित किया जाता था। इसलिए गोगना यानी कि मेहमान, मेहमान मतलब या गोगना मतलब गाय का हत्यारा।
इसके साथ नियोग जो शादी अर्ली वैदिक एज के अंदर काफी ज्यादा प्रचलित थी, अब उसको नकारात्मक माना गया और उसको प्रचलन में लाने से बंद कर दिया गया। इसके साथ साथ लेटर वैदिक एज के अंदर जो चतुर्वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो ऊपरी तीन समाज है, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य, इनको लेटर वैदिक एज के अंदर द्विज बोला गया या फिर दो बार जन्म लेने वाला बोला गया। पहला जन्म जो था वो तो बायोलॉजिकल जन्म, और दूसरा जन्म जो था वो ऊपरी तीन वर्णों का उपनयन सेरेमनी के दौरान होता था। जब वह जनेऊ धारण करते थे तब माना जाता था कि स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जन्म आपका दोबारा हो गया है। और यह सिर्फ ऊपरी तीन वर्ण के जो पुरुष थे वही ये कर सकते थे, वही जनेऊ धारण कर सकते थे। उपनयन सेरेमनी यानी कि जनेऊ धारण करने की सेरेमनी सिर्फ उन्हीं के लिए ही थी। उन्हीं को ही, जो जनेऊ धारण कर सकते थे, उन्हीं को ही द्विज यानी कि दो बार जन्म लेने वाला माना जाता था। परंतु महिलाओं और शूद्रों को उपनयन सेरेमनी करने की इजाजत नहीं थी। वह एकज कहलाए जाते थे, एक बार जन्म लेने वाले कहलाए जाते थे। इसके साथ साथ गार्गी, मैत्रेयी जैसी महिलाएं जो थी, वह लेटर वैदिक काल के अंदर भी कुछ कुछ जो लिटरेचर थी वह कंपाइल कर रही थी। वह भी दार्शनिक विचार अपने समाज के सामने रख रही थी, और उन विचारों को लेटर वैदिक एज की लिटरेचर के अंदर शामिल भी किया गया। यानी कि महिलाओं की स्थिति के अंदर गिरावट तो आ गई थी, परंतु अभी इतनी गिरावट भी नहीं आई थी कि महिलाओं को पूरी तरीके से नजरअंदाज ही कर दिया जाए। उनकी बातों पर अभी भी ध्यान दिया जाता था। धीरे धीरे समाज में और ज्यादा कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी लेटर वैदिक एज के बाद। महिलाओं का स्तर या महिलाओं का समाज के अंदर जो स्तर है वो धीरे धीरे और नीचे जाता रहेगा। लेटर वैदिक एज के अंदर भी महिलाओं के स्तर के अंदर गिरावट आई, परंतु अभी भी आज के समाज से या बाद के समाज के मुकाबले लेटर वैदिक एज के अंदर जो महिलाओं की इज्जत थी वह थोड़ी बरकरार थी। इसके अलावा सती और बाल विवाह अभी भी काफी हद तक अनुपस्थित थे। लेटर वैदिक एज के अंदर सती और बाल विवाह जो थे वह दोनों अभी प्रचलन के अंदर नहीं थे। गोत्र की संस्था और गोत्र बहिर्वाह की प्रथा जो थी वह सामने आ गई। वो गोत्र जो पहले सिर्फ, अभी मैंने आपको समझाया, एक जगह जहां पर आपके मवेशी जिस स्थान पर बैठते थे आप सभी एक गोत्र को बिलोंग करते थे, परंतु अब गोत्र की संस्था जो थी वह और ज्यादा आगे बढ़ जाती है। इसके साथ साथ पुरुषार्थों के चार गुणा आश्रम सिस्टम भी इसके अंदर स्टार्ट हो गया, चतुर्वर्ण आश्रम सिस्टम भी इसमें स्टार्ट हो गया, जिसके चलते पहला जो आपका धर्म होगा, सब आपके जीवन को चार हिस्सों में बांट दिया गया। चतुर्व्यवस्था के तहत हर एक इंसान के जीवन को चार हिस्सों में बांटा गया। पहला जो आपका जीवन होगा वो होगा ब्रह्मचर्य का जीवन। दूसरा जीवन होगा गृहस्थ का जीवन, जब आप धन और संतान की प्राप्ति के लिए विवाह करेंगे, अर्थात अर्थ एवं काम का आप पीछा करेंगे। तीसरे चरण के अंदर आप आध्यात्मिक ज्ञान को पाने के लिए वनप्रस्थ हो जाएंगे, यानी कि जंगलों के अंदर चले जाएंगे। एवं चौथा यानी कि मुक्ति की तलाश के अंदर आप संन्यास ले लेंगे, आप समाज को पूरी तरीके से छोड़ देंगे। यह चार पुरुषार्थों को हर व्यक्ति को करना होता था। पहले के अंदर आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे पहले पुरुषार्थ में, दूसरे में आप गृहस्थ जीवन जिएंगे, तीसरे में आप आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में वनप्रस्थ हो जाएंगे, एवं चौथे में मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप सन्यासी हो जाएंगे। तो यह व्यवस्था आखिरकार लेटर वैदिक एज के अंदर आकर आरंभ होती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बात करने के लिए। तो जो सबसे पहले अर्ली वैदिक एज की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। अर्ली वैदिक एज के अंदर जन का नेतृत्व करने के लिए राजन नाम का एक व्यक्ति होता था जो जन का नेतृत्व करता था। इसकी सहायता करने के लिए पुरोहित, ग्रामीणी और सेनानी तीन नाम के ऑफिसर हुआ करते थे। इसके साथ साथ सभा, समिति, विधाता गण, यह चार ऐसी एसोसिएशन थी, असेंबली थी, जो ऋग वैदिक काल के अंदर राजन की मदद किया करती थी। और यह एक प्रकार का लोकप्रिय लोकतांत्रिक ढांचा था जिसके अंदर लोग बैठकर पूरे समाज, पूरे जन के लिए एक मत होकर विचार किया करते थे और एक मत होकर फैसले भी लिया करते थे। सभा, समिति, विधाता और गण ऐसी लोकप्रिय संस्थाएं थी जो ऋग्वेदिक काल के अंदर मौजूद थी। ठीक है जी। सभा में, अलग अलग सभा में अलग अलग व्यक्ति जो थे वे शामिल होते थे। जो विधाता थी यह सबसे उम्र दराज सभा थी या सबसे उम्र दराज असेंबली थी। सबसे बुजुर्ग लोग जो हुआ करते थे जन के, वह विधाता का हिस्सा बनते थे। इसके साथ साथ जन, जन यानी कि जनता, ऋग्वेदिक काल के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं उन सबको जन बोला जाता था। जन यानी कि सारी की सारी आबादी, सारी की सारी जनता, उन सबको कलेक्टिवली हम जन के नाम से जानते थे। जन को आगे विभाजित किया जाता था विश्व में, विश्व को आगे विभाजित किया जाता था कुल में, कुल या फिर कुटुंब में,
कुटुंब को आगे विभाजित किया जाता था ग्रह में। जन को रूल करते थे या जन के ऊपर जो सबसे मेन कंट्रोल था वह राजन का था। इसके बाद जन को विश्व में विभाजित कर दिया, विश्व को आगे कुल या कुटुंब में विभाजित कर दिया, कुल को आगे ग्रह में विभाजित कर दिया। ठीक है जी। कुल को हैंडल करते थे या कुल के जो अध्यक्ष थे उनको कुलापा बोला जाता था, और ग्रह के अध्यक्ष को ग्रहपति या दंपति बोला जाता था। कुल के अध्यक्ष को, कुल के प्रमुख को कुलापा एवं ग्रह के नेतृत्व करने वाले को ग्रहपति या फिर दंपति कहते थे। इसके साथ साथ कुलों के समूह को एक ग्राम बोला जाता था, और ग्राम का नेतृत्व जो थे वह ग्रामणी किया करते थे। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट ऑफिसर था ऋग्वेदिक काल में जिसका नाम था वज्रपति। वज्रपति एक ऐसा अधिकारी था जो एक बड़ी भूमि पर अधिकार रखता था और कई कुलापा एवं ग्रामीणियों का नेता हुआ करता था। यानी कि कुलों के समूह को ग्राम बोला जाता था, ग्राम के नेतृत्व करने वाले को ग्रामणी बोला जाता था। वज्रपति कई सारे कुलों और कई सारे ग्रामों पर जिसका अधिकार था उसे वज्रपति बोला जाता था, एवं यह कुलूपा और ग्रामीणियों के नेता हुआ करते थे। इसके अलावा राजन ने अपने लोगों जन पर शासन किया, न कि भूमि के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र पर शासन किया। ऋग्वेदिक काल के अंदर जो आर्यन थे वह अभी पूरी तरीके से एक ही जमीन, एक ही इलाके, एक ही भूमि के ऊपर जाकर नहीं बसे थे। वो लगातार मूव कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह लगातार वह मूव कर रहे थे। तो जो ऋग्वेदिक काल में राजा था वह किसी एक भूमि पर नेतृत्व नहीं करता था, वह लोगों पर नेतृत्व करता था, वह जन पर नेतृत्व करता था। एवं इसका मतलब यह हुआ कि अभी किसी भी प्रकार का राष्ट्र जिसकी सीमाएं सीमित है, बना दी गई है, राजनीतिक सीमाएं जिसकी बना दी गई है, वह स्थापित नहीं हुआ था। राजा अपने जन पर ही अधिकार रखता था, उनका ही नेतृत्व वह करता था, ना कि किसी भूमि का वह नेतृत्व किया करता था। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा कुछ गैर राजशाही राज्य भी थे जिनका मुखिया जो था वह गणपति या ज्येष्ठ हुआ करता था, जो राजा के अधिकार से थोड़ा बाहर हुआ करते थे। इसके अलावा ऋग्वेदिक काल में राजा के पास कोई सेना नहीं होती थी, कोई बहुत बड़े बड़े नौकरशाही उसके पास मौजूद नहीं थी। वह सैन्य कार्य जो थे वह जनजातियों समूह द्वारा किए जाते थे। यानी कि किसी ट्राइबल इलाके में ट्राइब्स का कौन था वह प्रधान था, एवं उसकी खुद की कोई राजन की सेना नहीं हुआ करती थी। जब उसे सेना की जरूरत पड़ती थी तो वो बाकी सभी ट्राइब से उनकी सेना मंगवा लिया करता था। इस सेना को व्रत, गण, ग्राम या सारधा कहा जाता था। इसके अलावा ऋग्वेदिक काल के अंदर 10 राजाओं की लड़ाई, बैटल ऑफ 10 किंग्स, बहुत ही एक फेमस पॉलिटिकल घटना हुई, जिसके अंदर जो एक भारत नाम की जनजाति थी और उसके राजन सुदास, वह 10 ट्राइब के अगेंस्ट इकलौते जो राजा थे वह लड़े थे। बैटल ऑफ 10 किंग्स, एक तरफ भारत ट्राइब के राजा सुदास और दूसरी तरफ 10 आर्यन या 5 आर्यन एवं 5 नॉन आर्यन ट्राइब मिलकर टोटल 10 ट्राइब यह आपस में लड़ते हैं, जिसके अंदर राजा सुदास जो है वह जीत जाते हैं, और उनकी ही ट्राइब, भरत ट्राइब के नाम पर ही हमारे देश का नाम जो है वह भारतवर्ष पड़ता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट राजनीतिक घटना थी बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राजाओं की लड़ाई, जिसमें राजन सुदास, भारत जनजाति के राजा, वह 10 ट्राइब्स के कॉम्बिनेशन को हरा देते हैं, डिफीट कर देते हैं। तो यह था ऋग्वेदिक काल का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं लेटर वैदिक काल के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में। लेटर वैदिक काल के अंदर जन विकसित होकर जनपद बन गया था। यानी कि अब टेरिटरी जो थी, क्षेत्र जो था, वो जनजातियों का वह एक कह लीजिए बस चुका था, क्षेत्र निर्धारित हो चुका था। पहले ऋग्वेदिक काल के अंदर क्षेत्र निर्धारित नहीं था, तो राजा किसी क्षेत्र पर नहीं जन पर अधिकार रखता था। अब जन विकसित होकर जनपद बन गया, यानी कि इनका क्षेत्र जो था वह निर्धारित हो गया, और अब राजा किसी भूमि पर अधिकार रखता है, ना कि जन पर अधिकार रखता है। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ जो थे वह कुरु जनपद की 2 राजधानियां थी, जो कि लेटर वैदिक काल के अंदर मेंशन की गई हैं। और यह जनपद जो थे यह भूमि के लिए, यह क्षेत्र के लिए आपस में लड़ना भी शुरू कर चुके थे, यानी कि राजनीतिक लड़ाइयां जो थी वह आगे अपने बढ़ चुकी थी। इसके साथ साथ राजन का अधिकार अब स्पष्ट हो गया था, और राजन के अधिकार में एक भूमि आ गई थी, और उसके लिए कई राजा को कह ले सहायता प्रदान करने के लिए कई सारे सहायक कर्मचारी जो थे वह भी रखे गए, जिन्हें रत्निम बोला गया।
और राजा के पास टोटल 12 रत्न हुआ करते थे। इन अधिकारियों को, इन कर्मचारियों को रत्निन कहा जाता था, जो राजन के लिए काम करते थे। इसके साथ साथ जो मुखियापन था वह खत्म हो गया, और अब राजा जो था, अभी भी राजा के पास कोई स्थायी सेना मौजूद नहीं थी। अभी भी वह अपनी सेना के लिए अपनी जनजातियों के ऊपर डिपेंडेंट था। राजन ने, या कह लो कि लेटर वैदिक समाज के अंदर 3 प्रकार के यज्ञ जो थे वह चालन में आए। पहले यज्ञ को हम राजसूय यज्ञ या राज्याभिषेक यज्ञ बोला करते थे। जब राजा को गद्दी पर बिठाया जाता था तब उसका अभिषेक किया जाता था, जिसके लिए एक यज्ञ किया जाता था, जिसे राजसूय यज्ञ बोला जाता था। दूसरा अश्वमेध यज्ञ भी लेटर वैदिक एज के अंदर स्टार्ट किया गया, और तीसरा वाजपेयी यज्ञ भी यह लेटर वैदिक एज के अंदर स्टार्ट किया गया, जो कि ऋग वैदिक एज के अंदर नहीं मेंशन थे, नहीं मौजूद थे। सभा और समिति जो थी वह लगभग लगभग खत्म ही हो गई, एवं महिलाएं जो थी वह अब सभा में भाग लेने के लिए उनको अनुमति नहीं थी, वह इन सभाओं का हिस्सा नहीं बन सकती थी। विधाता तो पूरी तरीके से ही खत्म हो गई, और क्षेत्र को इंगित करने वाले राष्ट्र शब्द का पहली बार इसी काल में जिक्र हुआ, और राजन ने सम्राट, एकराट, सार्वभौम, कई प्रकार की उपाधियां जो थी वह धारण की। ठीक है दोस्तों, लगातार राजनीतिक बदलाव जो थे वह आए जा रहे हैं ऋग्वेदिक काल से लेकर लेटर वैदिक काल के दौरान। यह राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक बदलाव काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थे। इस वीडियो में हमने ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक काल के राजनीति के बारे में, उनके समाज के बारे में, उनकी बुनियादी बातों के बारे में कई लंबी हमने चर्चा कर ली है। अगली वीडियो के अंदर हम वैदिक काल की अर्थव्यवस्था, वैदिक काल के धर्म के बारे में एवं वैदिक लिटरेचर के बारे में और भी डिटेल में जानेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके साथ ही अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। यह भी जल्द आपके लिए लेकर आई जाएगी, और पूरा का पूरा वैदिक काल उसके अंदर आपके लिए कवर कर दिया जाएगा, बचा हुआ हिस्सा उसके अंदर कवर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।